से बढ़ जाइए, क्योंकि हम घोषित समय से 15 मिनट पीछे हैं। और सबसे देखिए, पीछे बैठना मना है जब तक आगे की कुर्सियां ना भर जाए। ये तो आगे है ना? हाँ, नहीं पीछे कुछ साथी बैठे। ये माना जाता है राउंड टेबल। जी वो नहीं, उधर पीछे है कुछ। अच्छा। हाँ, आप इधर आए, हमारे बाईं ओर आए, आप वामपंथी हो जाए। कुछ नाराजगी तो नहीं है वामपंथियों से? समाजवादियों को नाराजगी होगी। दोस्तों, परिचय से शुरू करते हैं। मेरा नाम विजय प्रताप है और 1965 से दिल्ली में रहता हूँ। और आज के समय में समाजवाद की क्या परिभाषा होगी, उसका भीतरी तत्व क्या होंगे और उसका संगठन क्या होगा, इन चीजों पे तलाश है। और इस साझी तलाश के लिए लोगों की तलाश है। मेरा नाम श्रवण गर्ग है और दैनिक भास्कर अखबार में काम करता हूँ। होगा ये बीच का दवाई। मेरा नाम राकेश मनचंदा है और मैं काफ़ी समाजवादी लोगों के साथ जुड़ा हूँ काफ़ी प्लेटफॉर्म में। 2006 से लेकर के अब तक मैं अफ्रीका में हूँ, लेकिन अभी 18 अगस्त से अन्ना मूवमेंट की वजह से मैं हिंदुस्तान में। मेरा नाम प्रवीण है, मैं एक प्रैक्टिसिंग सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हूँ और मैं पेटेंट अटॉर्नी भी। मेरा नाम रीता है, मैं बिहार के रहने वाली हूँ, दिल्ली में प्रवासी लोगों के बीच काम करती हूँ। डॉक्टर जितेंद्र कुमार शर्मा मेरा नाम है। Currently I am consulting editor, World 21st Century, a small paper published from Faridabad. I am Usha Sharma, I am senior correspondent, World 21st Century. मेरा नाम मदन कुमार दुबे, मैं समाजशास्त्री। मेरा नाम जगदीश चंद्र है, मैं सेक्रेटरी जनरल हिमालयी पर्यावरण संरक्षण जन अभियान पीपल एक्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट। ये हमारा दिल्ली में हेड ऑफिस है, पौड़ी में ब्रांच खुलती है और अल्मोड़ा में भी इसी महीने या अगले महीने तक ब्रांच खुल जाएगी। मेरा नाम रचना है और मैं अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर आशा को बिलोंग करती हूँ और मैं कन्वीनर हूँ पब्लिक अवेयरनेस ऑन जीएम फूड्स, जो एक इंटरनेट कम्युनिटी है। जीएम फूड्स के खिलाफ हम इंफॉर्मेशन बांटते हैं। मनोहर पुरी मेरा नाम है, एक्सप्रेस मीडिया सर्विस नाम की न्यूज़ एजेंसी है, उसका मैं यहाँ में पॉलिटिकल एडिटर। मेरा नाम देवदत्त है, मैं लिखने पढ़ने का पेशा करता हूँ। मेरा नाम अरुण कुमार है। कुछ और भी परिचय? एक लाइन। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार निर्मल है, मैं समाज का छोटा मोटा। सुमन जी इधर पीछे बैठना मना, इधर। जी मेरा नाम अग्निवेश और मैं बंधुआ मजदूर और इस तरह के पर्यावरण के कई सवालों को लेके काम करता हूँ। मेरा नाम रंजीत ठाकुर है, मैं ग्रीन फीचर से। मेरा नाम सत्येंद्र है, फ्रीलांस जर्नलिस्ट। मेरा नाम असित है, मैं सैडेड में रिसर्चर हूँ और मेरा रिसर्च का एक हिस्सा खेती और एनवायरनमेंट के बीच के रिश्ता का भी रहा है। मेरा नाम छोटा दास है, मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। यहाँ पे मैं अकाउंट का काम करता हूँ सैडेड में। रजनीकांत मुदगल, सैडेड से जुड़ा हूँ। विनोद सैगल, मैं एको मॉनिटर सोसाइटी के साथ जुड़ा हूँ। सुमन जी आप रह गए। सुमन शर्मा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मोतीलाल में। पॉलिटिकल साइंस। मैं परंजॉय गुहाटा करता हूँ, मैं पत्रकार और शिक्षक। दोस्तों, आज की ये जो बैठक है ये प्रभाष जोशी जी के पुण्य स्मरण को समर्पित है और
जी का सुझाव है कि उसको फूल अर्पित करने के कर्मकांड से न जोड़ के हम लोग अपनी जब बात कहेंगे तब इस प्रभा जी के बारे में हम उनसे अपना जुड़ाव कैसे महसूस करते हैं उस पे सब लोग अपनी बात कहेंगे। इस बैठक की पृष्ठभूमि क्या है, क्यों कर रहे हैं, इस पे मैं जब मेरा नंबर आएगा बोलने का तब मैं अपनी बात कहूँगा। इस सत्र की अध्यक्षता आदरणीय साथी श्रवण गर्ग जी करेंगे। जो आपको ध्यान होगा जेपी आंदोलन पे जो पहला एक मूल्यांकन आया था, जेपी आंदोलन का सिंहावलोकन बिहार आंदोलन का, वो श्रवण जी की कलम से लिखा गया था। और फिर जेपी के साथ जो आंदोलन के लिए एक अखबार निकला था प्रजानीति, उसमें श्रवण जी उस टीम में शामिल थे जेपी के साथ। तो इससे प्रभा जी भी शामिल थे। तो इससे बेहतर हमें अध्यक्ष मिलना मुश्किल था और वो आज कई तरह के दबावों के बावजूद हमारे बीच में हैं। हम इसके लिए आभारी हैं। और आज के जो इस सत्र के मुख्य वक्ता प्रंजय जी थे प्रारंभ करने के लिए, जो मीडिया के बारे में रखेंगे अपनी बात, और उनके बाद देवदत्त जी अपनी बात रखेंगे। प्रंजय जी जिस निजी परिस्थिति में आज सुबह फंस गए, उनके एक बहुत करीबी दोस्त दुनिया को छोड़ गए हैं, तो इसके बाद उनको विदाई देने के लिए जाना होगा साथ में। तो हम लोग पहले उनकी बात सुनेंगे। इसीलिए मैंने जो इस कार्यशाला के पीछे हमारे मन में क्या भाव थे वो अभी मैं न रख के श्रवण जी से आग्रह करूंगा कि प्रंजय जी की बातचीत से हम लोग बात शुरू करें। धन्यवाद विजय जी, धन्यवाद श्रावण जी। मेरा हिंदी कमजोर है, मैं फिर भी खिचड़ी में बोल दिया। ठीक है, बीच बीच में अंग्रेजी शब्द के इस्तेमाल करना। देखिए, पर्यावरण के बारे में जब पत्रकार लोगों को कहते हैं आप लिखिए कुछ, या आपका टेलीविजन का पर्दा में कुछ एक वृत्त चित्र बनाइए, तो टेलीविजन कंपनी का जो संपादक है, मालिक है, अखबार के जो संपादक होते हैं, वो पत्रकार लोगों को कहते हैं ये भाई तो बहुत खर्चा का बात है, तुम्हें 10 जगह घूमना पड़ेगा, बहुत दूर जाना पड़ेगा, 10 लोगों से बात करना पड़ेगा। ठीक है, करिए, मगर मेरा कहना ये है कि इतना उत्साह नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये पूंजीवादी प्रथा में जो जितने सारे सरकारी संस्थाएं वो अपना मुनाफे के बारे में भी सोचते हैं। और जब एक दुर्घटना हो जाती है उसके बाद आप रिपोर्टिंग शुरू करते, आप डिफॉरेस्टेशन हो रहा है एक जगह में, महीना हो रहा है, आप रिपोर्ट नहीं करते हैं। जिस दिन एक लैंडस्लाइड होते हैं, लोग मर जाते हैं और एक रास्ता बंद हो जाता है, तब सब लोग पहुंच जाते हैं उसी जगह में। पहुंचने के बाद उसके बाद आप वी ऑल बिकम मोर क्लेवर बाय हाइंडसाइट। तो उस समय हम बताए क्यों हुआ ये लैंडस्लाइड। मुंबई में ज्यादा बारिश हुई है तो हर अलग अलग पत्रकार अलग अलग तरीका से वही रिपोर्ट करते हैं। फिर लोगों को पता चला हाँ क्यों ये हुई है, लोग प्लास्टिक बैग क्यों डाल रहे हैं, नहीं करना नहीं चाहिए। मेरा कहना ये है पर्यावरण के ऊपर जो रिपोर्टिंग है, और इस रिपोर्टिंग के ऊपर जितना एम्फेसिस देना चाहिए मीडिया को नहीं देते हैं। क्यों हम लोग वी हैव अ मायोपिक पॉलिसी, हम दूर नहीं देख सकते, हम बहुत नज़दीक का जो घटना हो रही है देखते हैं, और ये घटना होने के बाद फिर हम लोग भी बिकम इंटेलिजेंट। ये विश्व का बहुत देश में भी ऐसा है, हमारे देश में भी है। मगर आज मीडिया के सामने और भी बड़े बड़े संकट आए हैं। एक तो किस विषय के ऊपर आप रिपोर्ट करें। आप तो गरीब लोगों का क्या हालत है, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो आजकल खबर मिलते नहीं है। शहर में अंग्रेजी अखबार में तो ये खबर ही नहीं है। एक बुटीक खोल रहे हैं, कोई F1 हो रहे हैं कहीं,
यही खबर होता है आजकल। आप देख रहे हैं, आप खुद पढ़ते हैं अखबार, तो एक पूरा भारतवर्ष और इंडिया के बीच जो दुराई मीडिया में भी आप देख रहे हैं कितने how prominently it is there in the media. It does not report on what is happening in so much of the country. Unless something dramatic happens, अगर कोई दुर्घटना हो जाता है तब सब लोग एक जगह पे पहुंच जाते हैं। तो they have to wait for that disaster to happen to start reporting it. इसके पीछे एक और कारण है, मीडिया के अंदर करप्शन बहुत बढ़ गया है और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। और प्रभाष जी, उनका लड़ाई इसी के खिलाफ थे। आज वो हमारे साथ नहीं है, मगर आज वो शायद खुश होते हैं कि निर्वाचन आयोग टीपी यादव का पत्नी को, उपलेश यादव को कह दिया कि आप विधायक हैं, मगर आज से आप विधायक नहीं हैं और 3 साल आप कोई निर्वाचन लड़ नहीं पाए। ये पहला बार भारत में। और क्यों हुई है? पेड न्यूज, बिका हुआ खबर। ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज इशूड एन ऑर्डर डिस्क्वालिफाइंग एन एमएलए फॉर 3 years। उनका जो विधायक का टर्म 6 महीना भी बाकी है, इस समय उनको डिस्क्वालिफाई किया। और क्योंकि उन्होंने 2 अखबार में विज्ञापन दिया और ये विज्ञापन का खर्चा नहीं दिखाया, ज्यादा पैसे नहीं, 20,000 के आसपास, 20 से 25,000। बट देयर इज एन एग्जांपल बीइंग मेड। दिस इज द फर्स्ट टाइम। प्रभाष जी बहुत खुश होते थे अगर वो आज हमारे साथ रहते कि पहला बार भारतवर्ष में ऐसा। इसके साथ आई एम ट्राइंग टू लिंक इट विद द कैरेक्टर ऑफ द मीडिया। आज हमारा जो गण माध्यम है, जो लोक माध्यम है, इनका चरित्र ऐसी जगह हम पहुंच गए, एक निर्णायक मोड़ में हम पहुंच गए। इससे ज्यादा और करप्ट क्या हम हो सकते हैं? जो सबसे बड़े बड़े जो अखबार थे, द लीडिंग न्यूज पेपर्स इन दिस कंट्री, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, ऑल दीज पेपर्स, दे हैव सोल्ड देयर स्पेस। और आम पाठक को, आम दर्शक को नहीं बताते हैं कि ये विज्ञापन है सर। अब बताएं तो उसके बाद कोई किसी का 2 राय नहीं होगा कि ये विज्ञापन है। आम आदमी आज समझदार है, वो समझते हैं कि मगर आप विज्ञापन देते हैं, मगर आप दिखाते हैं ये खबर है। और आप लोग जानते हैं प्रभाष जी ने इस विषय के ऊपर कितना लड़ा और उनका वो संघर्ष और लड़ाई का थोड़ा बहुत हम उसका जो फल है, जो उसका इम्पैक्ट है, जो आउटकम्स है, वो आज हम देख रहे हैं। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1 साल पहले एक ऑर्डर दिया कि अगर किसी मीडिया संस्था के साथ कोई विज्ञापनदाता का कुछ वित्तीय संपर्क है, फाइनेंशियल रिलेशनशिप अगर है, कोई शेयर होल्डिंग रिलेशनशिप, ये सबको बताना चाहिए, पारदर्शी। मीडिया बार बार कहते हैं समाज में पारदर्शिता होना चाहिए। मीडिया के अंदर अगर पारदर्शिता नहीं रहेगा तो मीडिया इज बीइंग हिपोक्रिटिकल। तो आज सेबी का भी एक ऑर्डर आ गया, मगर अभी तक वो किसी ने उसको nobody has put it to the test। अभी भी बहुत सारे अखबार है जो दूसरे कंपनीज के बारे में लिख रहे हैं, मगर वो कंपनीज अभी भी उनके साथ उनका शेयर होल्डिंग रिलेशनशिप है, उनका निर्देशक कभी कभी एक ही है। तो मीडिया अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर लड़ने चाहेंगे तो खुद अपने आप पारदर्शिता, अपने अंदर पारदर्शिता होना बहुत जरूरी था। दे हैव टू बी ट्रांसपेरेंट देमसेल्व्स। और एक चीज प्रभाष जी जो हमें बार बार कहा था, और ये कह के हम मेरा बात खत्म करना चाहता हूँ कि अगर एक मीडिया के पास, एक मीडिया संस्था के पास अपना क्रेडिबिलिटी नहीं है, अगर आप मीडिया में जो आप खबर देख रहे हैं, जो आप टीवी का पर्दा में आप तस्वीर देख रहे हैं, अगर आप ये विश्वास नहीं कर सकते, अगर विश्वसनीयता पर आपको खत्म हो जाए, तो मीडिया के पास क्या बाकी रहता है? आप क्या बेच रहे हैं? यू आर सेलिंग योर क्रेडिबिलिटी, यू आर सेलिंग फैक्ट्स, यू आर सेलिंग
fiction? Are you selling facts or are you selling fiction? यही सवाल बार बार हमारे सामने आ रहे हैं और I want to thank the organizers. मैं माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे कि मैं ज़्यादा समय यहाँ नहीं रह पाया. These are the few things I wanted to say. धन्यवाद. Can you tell a little about the SEBI order you just mentioned? In August 2010, the Securities and Exchange Board of India has made it mandatory that if any company which brings out a newspaper or a television company which brings out, if it writes a report or an analytical report about any other company in which it has a shareholding interest. I'll give you an example. Bennett Coleman Company Limited has shares of hundreds of companies, including companies that advertise in the Economic Times. So if the Economic Times writes about another company, it should disclose that the company that owns Economic Times has a shareholding interest in the company about which it's writing. So SEBI, it has made it mandatory that you say what is the shareholding interest if you have any common directors. But so far nobody has actually tested this provision. And though SEBI has made this provision in August 2010, till now it's not being followed. That's the point. One more question. If a newspaper publishes some paid news, we can go to ASCI regarding any objections you might have for the ad. But can we take... which ASCI is the Advertising Standards Consortium, for the ads. Right, but what about the publication? You can go to the Press Council of India. For the printed word. For the electronic word, there are two self-regulatory organizations. One is run by the News Broadcasters Association. It's an ethics committee which is headed by Justice J.S. Verma, former Chief Justice. For non-news programs, entertainment programs, there is another panel which has been set up by the IBF, the Indian Broadcasters Foundation. It's called BCCC, Broadcast Complaints Council, something like that. Otherwise, you have to go to Ambika Soniji. Ministry of Information and Broadcasting. So, Suchna and Prasaran Mantralayah. And is it possible to go to them now for a news that might have been published, say, 2 months earlier? Theoretically, it is possible. Why not? But what Press Council can do? They don't have any power. The Press Council is a quasi-judicial body, but it has no powers to punish. सजा देने का कोई क्षमता नहीं है भारतीय प्रेस परिषद में. किसी के ऊपर कोई रिव्यू करने का भी नहीं, डांटने का क्षमता है. मगर अगर if one newspaper is say criticized or is severely reprimanded even, that newspaper is under no obligation to publish the fact that it has been reprimanded. Other newspapers can publish. It has no powers to fund. It has no powers to fine. What do we achieve out of this? That's a good question. Justice Kajju's statements have recently aroused a lot of controversy. You may have been reading every day in the newspaper what News Broadcasters Association and other journalist bodies, including the Editors Guild of India, what they have to say about what Justice Kajju is saying. I'm not passing any comment. I'm merely stating certain facts for you. But what do you feel? Should they be given powers? देखिए, सेल्फ रेगुलेशन एक जगह में जाके नहीं हो रहा, बंद हो जाता है. आप कई देश में भी देखिए, आप अमेरिका में देखिए, ब्रिटेन में देखिए, ऐसे नियंत्रण करने के लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है. मगर जो भी अथॉरिटी आप करने चाहेंगे, पहला बात है इट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता, निष्पक्षता भी जरूरी है, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ द गवर्नमेंट एंड द कॉर्पोरेट इंटरेस्ट्स, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट मस्ट हैव सम पावर्स. अगर ये नियंत्रण करने के लिए जो संस्थाएं, जो अथॉरिटी है, इनके पास कोई क्षमता नहीं है, तो ये फायदा नहीं होगा. माय पर्सनल व्यू इज दैट यस, वी नीड एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर द ब्रॉडकास्ट मीडियम, एंड आई डू बिलीव यस, वी नीड टू एम्पावर द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया. बट आई एम नॉट इन अग्रीमेंट विद द वे जस्टिस काजू इज thinking it should be, or what I presume his views are. I am not in agreement with that. This is up to Parliament of India actually. कॉन्स्टिट्यूशन के 19 में प्रेस के लिए एक प्रोविजन है जिसमें गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है उसको. 19(1) धारा संविधान का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कहते हैं,
अभिव्यक्ति का स्वाधीनता, दिस इज अ जनरल प्रोविजन। प्रेस के लिए अलग कुछ नहीं, इट ड्रॉज द पावर्स फ्रॉम आर्टिकल 19(1)(a). There is nothing specifically mentioned in the press. एक चीज जो प्रणंजय जी ने कही है, मैं थोड़ा सा उसमें जोड़ रहा हूँ कि हमारे पास अदालतों का रास्ता खुला हुआ है। अगर हम अपने आप को कहीं अपमानित महसूस करते हैं या एग्रीव्ड महसूस करते हैं और प्रेस काउंसिल से हमको न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम अदालतों में जाके मानहानि के मुकदमे दायर करके और सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटीज दोनों की डिमांड वो कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे अखबारों के खिलाफ लगातार हो रहा है जो प्रेस काउंसिल में नहीं जाते हैं और सीधे अदालतों में जाते हैं। एक ताज़ा किस्सा ये है कि एक टीवी चैनल के खिलाफ हमारे एक पूर्व जज गए अदालत में। उसमें केवल मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ, उसमें उन्होंने टीवी चैनल ने एक उनका गलत फोटो दिखा दिया, किसी उन्हीं के नाम के किसी और का फोटो दिखा दिया। तो उससे नाराज होकर वो एक अदालत में गए। अदालत ने 100 करोड़ रुपए का जुर्माना उस टीवी चैनल पर लगाया है। उसके ऊपर जब वो टीवी चैनल हाई कोर्ट में गया तो उसने उस जाने को बरकरार रखा है। अब वो टीवी चैनल सुप्रीम कोर्ट में शायद जा रहा है। ये जज फॉर्मर प्रेस काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं, तो उन्होंने ये उचित नहीं समझा कि प्रेस काउंसिल में जाएं, उन्होंने उचित ये समझा कि वो अदालत में जाएं। मैं इस चीज के पक्ष में नहीं हूं कि व्यक्तिगत, मैं हालांकि प्रेस काउंसिल का सदस्य हूं, कि प्रेस काउंसिल को इतने अधिकार दे दिए जाएं कि वो अखबारों के लाइसेंस रद्द कर सके, उनको उनके विज्ञापन बंद कर सके, उनको दंडित कर सके। प्रेस काउंसिल के दुनिया भर में इस तरह के कोई अधिकार किसी के पास नहीं है। लंदन में न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने इतना बड़ा फोन हैकिंग का काम हुआ कि इतना 150 साल कितना पुराना अखबार ही बंद करना पड़ा मर्डॉक को। हाँ, उसके बावजूद वहां पर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है कि प्रेस के खिलाफ जो वहां की इस तरह की संस्थाएं उनको अधिकार संपन्न बनाया जाए। उसी न्यूज ऑफ द वर्ल्ड की रिपोर्ट के आधार पर ये 3 क्रिकेटरों को जेल हुई है। ये एक अलग मुद्दा है, इस पर बाद में बात करेंगे। प्रणन जी ने बहुत काफी अच्छी बातें कही है, हम उनका आभार मानते हैं। अब मैं देवदत्त जी से निवेदन करता हूं कि वे उन्होंने इन कुछ मुद्दों पर कल इनसे विजय प्रताप जी से भी बातचीत की है, तो वो अपने विचार रखें। अभी तक जो बहस हुई है तो एक विशेष मीडिया की कमजोरियां हैं, एक विशेष बीमारी है जिस पर जिक्र हुआ है। मैं सिर्फ आपका ध्यान मीडिया की जो पिछले 30-25 वर्षों में जो एरिया कवर किया है, नया एरियाज कवर किए हैं, ताकि उस संदर्भ में कुछ बहस हो सके। मैं आपके सामने उन जो नए फील्ड्स कर दिए हैं उनके बारे में और मीडिया की क्या जिम्मेदारी है उसके बारे में सिर्फ जानकारी के रूप में आपके सामने 10-12 बातें कहना चाहता हूँ। पिछले 20-25 वर्षों में जो मीडिया के कन्वेंशनल थीम्स होते थे, 3-4 रिपोर्टिंग एटसेट्रा, कमेंट्स, कॉलम्स एटसेट्रा, पॉलिटिकल आर्गुमेंट्स, सोशल इवेंट्स होते थे, उनके अलावा मीडिया के अंदर मेरी राय में 11-12 नए थीम्स डिस्कस होते हैं अखबारों में, सिवाय पॉलिटिक्स को छोड़ करके, जिसका कि नई रीडरशिप के साथ ताल्लुक है, जिसका कि नई ऑथरशिप के साथ ताल्लुक है। आपके सामने वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव रूप में मैं आपको बयान कर देना चाहता हूँ ताकि कोई बहस हो सके। तो पहला जो विषय जिस पर बहस होती है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन पर काफ़ी रिपोर्टिंग होती है। दूसरी कॉन्फ्लिक्ट है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पर, काफ़ी टेररिज्म पर और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पर, टेररिस्ट थिंकिंग पर नहीं।
इस पर जो रिपोर्टिंग होती है उसमें और उसका एक ढंग होता है। और चौथा है वायलेंस इन सिविल सोसाइटी पर काफ़ी रिपोर्ट्स होती हैं। ये एक ऐसा एरिया है जो पहले इतना नहीं था जितना कि अब मीडिया के अंदर आ गया है। दूसरा जो एक और एरिया जो कवर हुआ है वो स्पोर्ट्स की कन्वेंशनल स्पोर्ट्स के ऊपर, स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्समैन के बारे में, स्पोर्ट्स कल्चर के बारे में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में, उसके होराइजन्स बहुत यंग पीपल के लिए बहुत बढ़ा दिए गए हैं। और एक और उसके अंदर है एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है, उसमें फैशन और कंज्यूमरिज्म और जिसको कहते हैं ट्रैवल, टूरिज्म एट्सेट्रा के जो नए होराइजन्स जनता के सामने और लोग यूथ के सामने इस एंटरटेनमेंट फैशन एट्सेट्रा और फैशन के कई किस्म के रूप, कई किस्म की रिपोर्टिंग होती है। और एक विशेष जो एरिया जो मीडिया कवर कर रहा है वो है स्पेस रिसर्च एंड स्पेस ट्रैवल। स्पेस ट्रैवल के बारे में काफ़ी हम कभी हिंदी या अंग्रेजी अखबारों के अंदर, हिंदी में मैं नहीं जानता हूँ। एक नया विवाद शुरू हुआ है मार्केटिंग और सोशल स्टॉक एक्सचेंज की बिजनेस के बारे में जानकारियाँ देना और लोग और सेक्सुअलिटी के बारे में, सेक्सुअल रिलेशंस के बारे में, मैन वुमन रिलेशंस के बारे में एनेक्डोट्स हैं, स्टोरियाँ हैं, एनालिसिस कम होते हैं, उनके बारे में काफ़ी रिपोर्टिंग होनी शुरू हो गई है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट रूरल एंड अर्बन का एक हिस्सा है जिसको कि प्रोग्राम्स के बारे में, डायरेक्शन के बारे में मीडिया के ये कवरेजेस जो हैं और सोशल जस्टिस के जो थीम्स हैं, दलित की, वुमेन की, वर्कर्स की, सेक्स वर्कर्स की और रियल एस्टेट के बारे में काफ़ी कवरेज बढ़ता जाता है। और आखिरी है डिजास्टर मैनेजमेंट। ये 10-12 मुद्दे हैं जो कि कन्वेंशनल एरिया से बाहर होकर के उसके बारे में जो लिखने वाले नए ऑथर्स आए हैं, जो नए जर्नलिस्ट आए हैं, जो नए लेखक आए हैं, उन्होंने जर्नलिस्ट कम्युनिटी के कैरेक्टर को भी बड़ा कर दिया है। तो जर्नलिस्ट कम्युनिटी एक वो नहीं रही है जो कि सिर्फ प्रोफेशनल थे, लिखते थे, कॉलम लिखते थे, न्यूज़पेपर करते थे। अब जर्नलिस्ट कम्युनिटी में बिजनेस कम्युनिटी वाले भी लिखते हैं, नॉन बिजनेस वाले भी लिखते हैं, टीचर्स भी लिखते हैं। तो जर्नलिस्ट कम्युनिटी का जो माहौल है और जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उसको ध्यान में रख करके जो आपने कहा है रेगुलेशन की बात, जो उसने कहा है नए कन्वेंशन की बात, उस कम्युनिटी को ध्यान में रख करके जर्नलिस्ट कम्युनिटी को अपने जो आदर्श हैं, जो नीतियाँ हैं, रिपोर्टिंग है, लैंग्वेज है, उसके बारे में सोचना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ पॉलिटिकल रिपोर्टिंग एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन जर्नलिज्म का जो विकास हुआ है पिछले 10-15 वर्ष में उसको ध्यान में रख करके मीडिया की क्या जिम्मेदारियाँ हैं और मीडिया ओनरशिप की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, ये कहा गया है कि सेल्फ रिलायंस पर्टिकुलरली एक ख़ास बात है कि अब वो जर्नलिस्ट नहीं जो खाते पीते लोग हैं जिनको शौक लिखने का है और जिनके पास कुछ सोच है, कुछ कहने के लिए, वो कॉरपोरेशन में काम करते हैं। और आज के पिछले 6 महीनों में मैं देख रहा हूँ प्रोफेशनल मीडिया और जर्नलिस्ट कम्युनिटी के मिडिल कॉलम्स नहीं लिखे जाते हैं। लिखने वाले कॉरपोरेट सेक्टर के हैं जो सोशली अवेयर हैं, सोशली कॉन्शियस, वो इस इंटेलेक्चुअल वैक्यूम को पूरा कर रहे हैं। जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अंदर एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जिससे कि सोच समझ का जर्नलिस्ट कम्युनिटी और सोचने वो कम हो गया है, लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर की थिंकिंग प्रोसेस और उसके राइटर्स आप पिछले 6 वर्षों में देखना, मुझे नॉर्मल कॉलमिस्ट कोई नहीं मिला, सब कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, सोशली ओरिएंटेड है। और तो ये जो नई कॉम्पोजिशन ऑथरशिप की, रीडरशिप की, जर्नलिस्ट कम्युनिटी का कैरेक्टर है, उसको दिमाग में रख करके ये ज़रूरी है। और उसमें जो एक बात, खास बात है, जर्नलिज्म एक प्रोफेशन तो है लेकिन एक ख़ास किस्म का प्रोफेशन है। इसकी प्रोफेशनलाइजेशन के लिए स्टाइल ऑफ लिविंग बहुत नेसेसरी। करस्पॉन्डिंग स्टाइल ऑफ लिविंग ऑफ ए जर्नलिस्ट इज इक्वली इम्पोर्टेंट and is more important than any professional. Any professional can be a professional and there is no question of his style of living. But style of living of a journalist and his profession are very closely related. You can't afford to have a professional style of living and be a journalist. It's not possible. They are two contradictory things from my point of view. Because one has to make compromises in the name of his children, in the name of his family,
in the name of standard. Therefore, for journalism का profession has a special responsibility for personal style, personal levels of living, and family standards of living in future. If this is not accepted, professional, then pen pushing is not journalism, and the type of journalism that has been discussed is not possible in India. Thank you. निवेदन है पानी बाबा से कि वो अपनी बात रखेंगे, उसके बाद हम प्रश्नोत्तर का एक सेशन रखेंगे। मैं तो सुनने आया हूँ, मैं बोलने नहीं आया हूँ, और मेरे लिए इसीलिए आपको समय दिया गया ताकि आप थोड़ा सा बोल दें। नहीं, मुझे तो बस जो अभी तक बात हुई है उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं इतनी सी बात ज़रूर कह देता हूँ कि ये जो मीडिया को किसी पेडेस्टल पे रख के बात हो रही है, ये मुझे बहुत उचित नहीं लगती। जो ये न्यूज़पेपर का इंस्टीट्यूशन है, की संस्था है, ये जब भी 16वीं 17वीं सदी में विकसित हुई यूरोप में, तो ये बिल्कुल एक दुर्घटना के तौर पे हुई, या घटना के तौर पे कह दीजिए, दुर्घटना न कहें तो। बाजार को अपना एक प्रचार करना होता था कि भाई हिंदुस्तान से सामान आ गया है, काली मिर्च आ गई है, मसाले आ गए हैं, सिल्क आ गया है, या कुछ। तो रैग शीट्स शुरू हुए थे, सिंगल शीट, हाफ शीट, रैग शीट। उसमें एडवर्टाइज रहता था कि फलानी तारीख को जहाज़ पहुंचेगा, और बेकर्स एडवर्टाइजमेंट होता था, बुचर्स एडवर्टाइजमेंट होता था। फिर वो पीछे भी आने लगा, फिर कुछ स्पेस रह जाती थी, उसमें स्कैंडल्स छपने लगे। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है, इसकी समझ अगर हम लोगों को नहीं होगी कि ये इंस्टीट्यूशन क्या है, मॉडर्निटी के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको अलग पेडेस्टल पे रखेंगे, मॉडर्निटी कोई की वैल्यूज से हटा देंगे। जो मॉडर्निटी की वैल्यूज हैं, जो मॉडर्निटी करना चाहती है न्यूज़पेपर, उसके अगल बगल नहीं जा सकते। जो कुछ न्यूज़ मॉडर्निटी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कुछ फोकस मॉडर्निटी का है, उसी के ये इंस्टीट्यूशंस हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या क्या है, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो कुछ हो रहा है, उसका जो प्रभाव पड़ रहा, तो भाई जो पूरा समय का काल धर्म है, उस काल धर्म के अनुरूप ये सब संस्थाएं हैं। और अगर मीडिया को किसी पेडेस्टल पे रखा जाएगा तो ये एक नकली बात है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जिस वक्त आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, उस वक्त काफ़ी नकलीपन भी आया, और उस नकलीपन में कुछ आदर्शवादिता आ गई। तो उस आदर्शवादिता को अगर हम मीडिया का आदर्श मान लेंगे, तो वो एक फेज की बात थी। उसमें कुछ हो जाता था, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ लॉपसाइडेड हुआ। अब जो कुछ है वो मॉडर्निटी के उसमें है, और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से अलग करके मीडिया को जो समय का, काल धर्म का जो भी पर्सपेक्टिव है, परिप्रेक्ष्य है, उससे अलग हटा के मीडिया को देखने का प्रयास करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो जिस धारा में सारी दुनिया चल रही है, उस धारा में मीडिया भी चल रहा है। जैसा करप्शन हम लोगों के घरों में है, जैसा जो कुछ लाइफस्टाइल की बात कही देवदत्त जी ने, जो लाइफस्टाइल, अब उस लाइफस्टाइल से बचने का क्या तरीका है? जर्नलिस्ट का बच्चा अगर आईआईटी में पढ़ने जाएगा तो उसको 12-15 हज़ार रुपये का इंतजाम करना ही है। तो अब इसमें लाइफस्टाइल, अब ये या तो कोई वही जर्नलिस्ट जो है वो कहीं अलग आइलैंड पे जाके रहेंगे और आइलैंड में अखबार चलेंगे। इसी दुनिया में रहना है, इसी दुनिया में जीना है, और हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि रैग शीट्स हमारी जो ओरिजिनल संस्था है उसका नाम है रैग शीट, और उसका एक धर्म है। तो उस धर्म से अलग होकर नहीं होगा। पूरी हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अखबार जो है वो स्कैंडल, झूठ, राजकाज की बातें, जो भी जिस तरह से भी 17वीं, 18वीं, 19वीं सदी का पूरा इतिहास देख लें और प्रेस का पूरी हिस्ट्री देख लें, तो सब इतना स्कैंडल हुआ है प्रेस में। जो ये बड़े लोग हैं, बड़े नाम हैं, सब स्कैंडल के से भरे हुए हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ
इतना सा कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मीडिया को अलग करके देखना बहुत उचित बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मैं तो सुनने आया हूँ, मेरे को बोलना नहीं। मैं इसी में इमीडिएटली बोला। हाँ बोलिए प्लीज। देखिए साहब, मीडिया को अलग रखना कोई उसको पेडेस्टल पर रखना नहीं है। मीडिया को एक प्रोसेस से अलग रख के सोचना, कोई पेडेस्टल पर रखना नहीं है, और मैं पेडेस्टल पर नहीं रखना चाहता। मैं आपसे एग्री करता हूँ। एक बात। दूसरी बात यह है कि मीडिया एक मॉडर्निटी के प्रोसेस में निकल रहा है। मीडिया के जो टूल्स हैं वो मॉडर्निटी के हैं। मीडिया का टीवी है, मीडिया की टेक्नोलॉजी है, वो मॉडर्निटी है। लेकिन मीडिया को मॉडर्निटी की धारा में मान करके कहना कि उसको मॉडर्निटी में चलता रहे, मैं इसमें यकीन नहीं करता, और ये गलत है। मीडिया इज ए डिफरेंस, is a profession with a difference, not unique. If it is a difference, if you want to choose a profession, you got to accept the disciplines of the profession. If you don't want, you can move out. But it's not that you be in the profession and enjoy the benefits of some other profession. You have to make a choice. Particularly journalism, intellectualism, and writing, those who write have a certain commitment to their own profession, and they can't eat the cake and have it. एक बहुत अच्छी बहस चल रही है, और इसका क्या मतलब, हम किस नतीजे पर पहुंचेंगे ये थोड़ा सा मुश्किल है कहना। एक निवेदन है, थोड़ा मैं पता नहीं, क्योंकि ये बहस काफ़ी चल रही है, बाहर भी चल रही है और अखबारों में भी चल रही है, और काटजू साहब के कारण भी चल रही है, सब चल रही है। हम थोड़ा सा दो चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो जो विषय है पर्यावरण, स्वराज और मीडिया की भूमिका, इसके संदर्भ में इस बहस को क्या हम ले जा सकते हैं, ये जो बहस है उसको कर सकते हैं क्या, और प्रभाष जी के साथ कैसे इसको जोड़ सकते हैं। बाकी ये बहस बहुत महान बहस है, मतलब मैं इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो इसका कोई अंत नहीं है। और जिस मीडिया को हम एड्रेस करना चाहते हैं वो मीडिया यहाँ नहीं है, जिनको हम कहना चाहते हैं अपनी बात, उस मीडिया के लोग भी नहीं है यहाँ, और उस मीडिया के प्रतिनिधि भी उपस्थित नहीं है। तो आप देख लें, मतलब कोई प्रतिबंध नहीं है। तो मैं स्वामी अग्निवेश जी से निवेदन करता हूँ कि वो कुछ कहें। श्रवण गर्ग जी, आप उस मीडिया के प्रतिनिधि हैं। नहीं है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि मीडिया का पेडेस्टल पर रखा जाना, और इस पूरी प्रभाष जोशी जी के संदर्भ में केवल उनको हम मीडिया पर्सन के रूप में देखें या याद करें, ये भी मैं बहुत उचित नहीं समझता। प्रभाष जी से मेरा जो अपना परिचय संपर्क रहा, वो एक अच्छे इंसान के रूप में मैंने उनको देखा, और ख़ास करके जब उन्होंने कलम उठाई हिंदुत्व के खिलाफ, मुझे बहुत प्रभावित किया। उन्होंने हिंदू को या हिंदू संस्कृति को कहिए, या सनातन धर्म की संस्कृति को, और पूरी जो भी एक मानी जाती है विरासत हमें वैदिक संस्कृति की, उसको हिंदुत्व वालों की झोली में पड़ने से रोकने के लिए काफ़ी अपनी कलम उठाई और बहुत जागरूक किया। मुझे उस धारा ने, प्रभाष जोशी के इस चिंतन धारा ने मुझे बहुत प्रभावित किया। और कोई तो था जो ये कहता कि भाई ये हिंदुत्व के नाम से जो कुछ किया जा रहा है ये असली वो नहीं है। और उस संदर्भ में मैंने उनसे जब भी कोई चर्चा की कुछ और पर्यावरण के संदर्भ में और सब चीज़ों में, तो एक आध्यात्मिकता का पुट उनके वाणी में, लेखन में, सब चीज़ों में मुझे देखने को मिला। मैं इस चीज़ की कमी अनुभव कर रहा हूँ। आजकल जितना संवाद हो रहा है पर्यावरण के संदर्भ में भी, उसमें आध्यात्मिक पहलू को नकार करके, बाहर करके, और ऐसी कोई चीज़ जैसे कोई चीज़ है बस इसका निदान ढूंढ लिया जाए, सतही स्तर पर समाधान हम ढूंढ रहे हैं।
पर्यावरण को सृष्टि के साथ जोड़ के, सृष्टिकर्ता के साथ जोड़ करके, सृष्टि के नियमों के साथ जोड़ करके हमें जो देखना चाहिए था, जो हमें एक वैदिक संस्कृति की विरासत में चीज मिली है, ऐसा हम क्यों नहीं कर पा रहे। संवाद में हम जहां भी जाते हैं, कोई भी सेमिनार होता है, कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, कहीं भी कोई चीज, तो जलवायु का संकट, इसके ऊपर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई कोपेनहेगन में, लेकिन कोई भी, मैं इसके एक पहले जो मीटिंग यूएन के जनरल असेंबली के साथ न्यूयॉर्क में हो रही थी, उसमें मैं गया था और उसमें मैंने देखा कि कोई भी नेता, चाहे वो राजनीतिक नेता थे और चाहे साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग थे, कोई भी उसका आध्यात्मिक पहलू नहीं छूने को तैयार है। आप कहेंगे आध्यात्मिक पहलू क्या होगा इसका? मैंने जैसे अभी कहा कि ये सारा का सारा पर्यावरण का मुद्दा मुझे नितांत आध्यात्मिक लगता है, क्योंकि सृष्टिकर्ता से मैं इसको जोड़ता हूं। कुछ लोग हो सकते हैं जो कहें कि ये सारा अपने आप हुआ है, लेकिन इसके जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जो नियम हैं पर्यावरण के, उनको देख करके मुझे नहीं लगता कि कोई नियामक नहीं है और बिना नियामक के ही नियम चल रहे हैं और उनका पालन हो रहा है। जिसको आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, उसकी इतनी बारीकियां हैं नियमों की, और वो चल इसलिए पा रही हैं कि कोई नियामक है सृष्टि का, जिसको हम ईश्वर कहें या न कहें या कुछ और नाम से पुकारें, लेकिन एक ऐसी सत्ता है जिसके अंतर्गत ये सारे नियम चल रहे हैं। और उन नियमों में जब व्यतिक्रम होता है, उसमें कभी कोई भटकाव दुराव होता है, तो फिर हमें पर्यावरण का संकट दिखाई पड़ता है, जिसका सीधा संबंध फिर हमारी एक जीवन शैली से भी है। जो जीवन शैली की बात अभी देवदत्त जी पत्रकारों के लिए कह रहे थे, मैं सबके लिए जोड़ करके कहना चाहता हूं, दुनिया में पर्यावरण का संकट के मूल में जीवन शैली का संकट है। ये जीवन शैली का जो भी आया दर्शन इन दिनों में, खाओ पियो मौज उड़ाओ का, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, तो ये जो चीज चला है पश्चिम के भौतिकवाद और भोगवाद से, उसने आज हमें पर्यावरण के संकट पे लाके खड़ा किया है। हम पर्यावरण का संकट तो मिटाना चाहते हैं, लेकिन जीवन शैली को बदलने के लिए तैयार नहीं है, और केवल पत्रकार नहीं, सबको बदलना पड़ेगा। नहीं बदलेंगे तो आप इस संकट से मुक्त नहीं हो पाएंगे। जो भी हम आज कर रहे हैं उपभोक्तावाद के नाम पर, कंज्यूमर कल्चर आज पूरा हमारा अर्थशास्त्र को और पत्रकारिता को, सब चीजों को डोमिनेट कर रहा है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें एक अनरिस्ट्रेन्ड कंजम्पशन करने की एक कोई आजादी मिली हुई है। पूरी की पूरी सोच हमारी, ये अंग्रेजी में एक शब्द है एंथ्रोपोसेंट्रिक, मनुष्य के लिए जैसे प्रकृति बनी है, ये एक सोच डोमिनेट कर रही है। प्रभात जोशी जी का व्यक्तित्व और उनकी जो बात मैं जब भी याद करता हूँ, तो वो ऐसे व्यक्ति थे जो इसको सवाल खड़े करते। वो कहते नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमारे लिए ही बनी है। ये सब पशु पक्षी कीट पतंग जितने भी हैं, इनकी भी अपने जीवन की एक अपनी धारा है, और इनको भी उतना ही जीने का अधिकार है जितना मुझे एक मनुष्य होने के नाते जीने का अधिकार है। उनको मार करके खा जाऊं मैं, या उसके नाम पर मैं व्यापार करूं और डॉलर कमाऊं, ये मेरे लिए उचित नहीं हो सकता। उससे पर्यावरण का संकट आ रहा है। ये यूएनओ की रिपोर्ट आ जाएगी इन द शैडो ऑफ लाइफ स्टॉक करके, बड़ी लंबी चौड़ी, और उसमें नोबेल पुरस्कार भी मिल जाएगा पचौरी साहब को या गोर साहब को। ये एक अलग चीज है, लेकिन इन द शैडो ऑफ लाइफ स्टॉक में कहीं ये जिक्र नहीं है एक शब्द का भी कि ये पशु पक्षियों को अपना जीवन स्वयं जीने का एक अधिकार है। उससे कितना प्रदूषण हो रहा है वो तो उन्होंने आकलन कर लिया, लेकिन इस बहस को कहीं नहीं उठने दिया गया पूरे पर्यावरण के संदर्भ में, संकट के संदर्भ में, कि ये पशु पक्षियों को मार के खाना या इनसे कॉस्मेटिक बनाना या इनसे और कुछ करना, ये कहाँ तक उचित है। स्लॉटरिंग जो हो रही है, 1 billion birds and animals are being slaughtered every day on this planet Earth today. 100 करोड़ पशु पक्षी रोज मारे जा रहे हैं, और इसके ऊपर ज्यादा बहस चलेगी तो मर्सी, वो मतलब एक
क्रूएल्टी के बगैर किलिंग होनी चाहिए, यहाँ तक तो आ जाएंगे, लेकिन किलिंग ही नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई बहस अभी नहीं चल पा रही। मैं प्रभात जी को केंद्र में रख करके ये विचार आपके सामने रखना चाहूँगा कि पर्यावरण को हम लोग बिल्कुल भी एक ऐसा न समझें कि ये सामान ये यहाँ रखा है, इसको यहाँ से यहाँ रख दोगे तो ये ठीक हो जाएगा। पूरे जीवन दर्शन, पूरे जीवन शैली से जुड़ा हुआ ये संकट है, और आध्यात्मिक मूल्यों को जब तक हम खाओ पियो मौज उड़ाओ वाली संस्कृति से अलग हट करके सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाली जीवन दर्शन की शैली पर नहीं लौटेगी मानवता, तब तक इसका कोई निराकरण या इसका समाधान मुझे नहीं दिखाई पड़ता। इस संदर्भ में मैं एक छोटे से एक प्रसंग का जिक्र करके समाप्त करूंगा। मुझे 3 साल पहले, शायद 3-3.5 साल पहले ईरान की सरकार ने बुलाया, और वो संदर्भ था अभी जो फिर से उभर करके आ रहा है, आज के पेपर में आया है कि डेनमार्क के अखबारों में मोहम्मद साहब का कार्टून छपा था। तो सारी दुनिया के मुसलमान उससे उत्तेजित हुए थे, सड़कों पर प्रदर्शन हुए लाखों लोगों ने, और उसका नतीजा ये हुआ कि एक बड़ा भारी मुद्दा बन गया मुस्लिम जगत के अंदर कि ये हमारे मोहम्मद साहब का अपमान हुआ, इसका हमें बदला लेना है। और भी प्रासंगिक कई कारण थे, इराक का युद्ध था और कई चीजें थी, लेकिन वो गुस्सा सारा कार्टून के वजह से बाहर निकल करके आ रहा था। ईरान की सरकार ने हमें बुलाया, ये मोहम्मद साहब के कार्टून के ऊपर हम सभी धार्मिक लोगों को इकट्ठे होकर निंदा करनी है। तो वहाँ काफी 300 के लगभग धार्मिक नेता थे, भारत से मैं अकेला था। वहाँ मैंने अपनी बात कहते हुए कुछ ऐसी बात कह दी जिसको शायद किसी और संदर्भ में लोग सोचते कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने बात कही। मैंने कहा कि आपको मोहम्मद साहब ज्यादा ऊंचे लगते हैं या अल्लाह ताला ऊंचा है? तो आयतुल्लाह बैठे थे वहाँ कई ईरान के, और भी सारे धार्मिक लोग थे दूसरे धर्मों के। तो उन्होंने सबने कहा मोहम्मद साहब तो केवल पैगाम लाने वाले पैगंबर हैं, उनका दर्जा अल्लाह से कैसे ऊपर होगा, अल्लाह तो सबसे ऊपर है। तो मैंने कहा यही बात मैं सुनना चाहता था आपसे कि अल्लाह का दर्जा यदि सबसे ऊपर है और मोहम्मद साहब केवल उसके पैगंबर हैं, उसके दूत हैं, तो दूत का कोई अपमान होता है, कैरिकेचर होता है तो इतना गुस्सा आ जाता आप लोगों को, और अल्लाह का होता है तो जरा भी गुस्सा नहीं आता। चलिए कैसे अल्लाह को कैसे अपमानित कोई कर सकता है, कैरिकेचर कर सकता है? मैंने कहा देखिए ये जो सृष्टि है इसमें हवा है और पानी है और ये जो सारी चीज है इसको कौन बनाता है? बोले अल्लाह। इसको जब हम प्रदूषण करते हैं, इसका पोल्यूट करते हैं इसको, तो क्या हम इसका कैरिकेचर नहीं कर रहे अल्लाह के नियमों का, अल्लाह की सृष्टि क्रम का? तो एकदम सन्नाटा हो गया। मैंने कहा आज तक मैंने किसी भी धार्मिक समाज को कोई आंदोलन करते हुए, नाराजगी दिखाते हुए पोल्यूशन के खिलाफ नहीं देखा, बल्कि वो आजकल अपनी भक्ति में पोल्यूशन को भी शामिल करके चल रहे हैं। जितनी घंटे घड़ियाल जोर जोर से बज रहे हैं, ये जरूर कहीं ना कहीं इनका मूल्यांकन किया जाए तो ये शोर प्रदूषण की कोटि में भी आ सकते हैं। हाँ जी, हिमालय के ऊपर जो चल रही हैं यात्राएं,